दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक सवाल अक्सर समाज के अलग अलग तबकों के बीच आजकल पूछा जाता है और वो सवाल ये होता है कि आखिर ये सरकार कब गिरेगी। और जब भी ये सवाल मेरे सामने आता है तो मैं अक्सर उन्हीं लोगों से उल्टा सवाल कर बैठता हूं कि आखिर ये सरकार कितना गिरेगी, कब गिरेगी से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो गया है कि कितना गिरेगी। और आज की तारीख में सवाल इसलिए ज्यादा मौजू होकर सामने आ रहा है कि आखिर जब एक व्यक्ति छात्रों के, नौजवानों के सवाल को लेकर अनशन पर बैठ रहा है, आमरण अनशन कर रहा है, फिर उस व्यक्ति के खिलाफ तरह तरह के अनर्गल प्रलाप क्यों किए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की। नौजवानों के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर वो अनशन कर रहे हैं, दिल्ली में अनशन कर रहे हैं, लेकिन उनके अनशन के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियां और झूठ फैलाने का खेल जो सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है और जिसको लेकर उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग अंततः जवाब देने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये सारी बातें मिथ्या है। जो कहा जा रहा है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक खाना खा रहे हैं, जबकि सोनम वांगचुक साफ कह रहे हैं कि वो नींबू पानी और पानी के सिवा कुछ और ले नहीं रहे। सवाल ये नहीं कि सोनम वांगचुक क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आमरण अनशन पर है तो स्वाभाविक है कि कुछ लिक्विड डाइट जो आमरण अनशन की मर्यादा के अनुकूल होता है, उसके आगे कोई भी व्यक्ति नहीं बढ़ता है। हर अनशन की एक प्रतिष्ठा और मर्यादा होती है। लेकिन मौजूदा दौर में सत्ता के साथ जुड़ा हुआ सिस्टम इतना नीचे तक गिर चुका है कि जनहित से जुड़े सवालों पर भी राजनीति करता हुआ नजर आता है, प्रोपेगेंडा फैलाता हुआ नजर आता है। और इस दौर को 15 साल पहले के अन्ना आंदोलन से जोड़ करके यदि देखें तो जरा उस दौर को भी याद कर लीजिए कि मनमोहन सिंह उस वक्त के प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे भ्रष्टाचार का आंदोलन लेकर सामने आए थे। उस वक्त मनमोहन सिंह का एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था जब उन्होंने कहा था कि मैं अन्ना हजारे को सैल्यूट करता हूं। तब वाकई बात लोकतंत्र की हो रही थी। आज बात मोदी तंत्र की हो रही है। आज सत्ता से नहीं बल्कि सिस्टम के साथ और सिस्टम के सामने आंदोलन की परिस्थितियां खड़ी हो रही है। और तब एक ऐसी परिस्थिति में जब समाज का अलग अलग तबका पिछले 12 सालों में आंदोलन करके देख चुका कि सरकार को झुका नहीं पाए, तो आज की तारीख में सरकार और सिस्टम दोनों को झुकाने के लिए तमाम ताकतें जब क्लब होकर एक साथ आ रही है तो सिस्टम तो घबराया हुआ जरूर है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार को बने हुए जुम्मा जुम्मा 1-2 महीने हुए थे, उस वक्त पहली बार और संभवतः संभवतः पहली बार ही उस वक्त इस सरकार को यूपीएससी के सीसेट का आंदोलन कर रहे छात्रों ने झुकाया था। फिर उसके बाद 13 महीने तक किसानों का सत्याग्रह और कई सारे किसानों के द्वारा अपने प्राणों की आहुति देने के बाद सरकार को विवादित कृषि कानूनों के मुद्दे पर 2021 में झुकाया गया था। और अब नौजवानों के मुद्दे पर जब धर्मेंद्र प्रधानमंत्री का इस्तीफा होने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर उस परिस्थिति में नौजवान आंदोलन भी ना करें, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर लोग सड़क पर भी ना आए। सैकड़ों पेपर पिछले 7-8 सालों में देखा गया कि केंद्र से लेकर राज्य तक के अलग अलग परीक्षाओं के न जाने कितने पेपर लीक हो गए। कल परसों भी खबर आई कि महाराष्ट्र में एक पेपर लीक हो गया। सवाल यह है कि इस पेपर लीक तंत्र में आखिर जनता अपने आकांक्षाओं को, अपनी मनोभावनाओं को लीक होते हुए देखकर आखिर करे तो क्या करे। अभी तो किसान उनके साथ आना शुरू हुए, और जब किसान उनके साथ आना शुरू हुए उसके बाद अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की माने, उनकी टीम की माने, तो पंजाब और हरियाणा में कई सारे इलाकों में किसानों को रोक लिया गया है बल प्रयोग के द्वारा। बकौल कॉकरोच जनता पार्टी, बल प्रयोग के द्वारा उन्हें रोका गया है और उन्हें दिल्ली इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने, भागीदारी देने नहीं आने दिया जाता। सवाल यह, किसानों को तो दिल्ली के बॉर्डर पर पहले भी रोका गया था। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक, कापसहेड़ा बॉर्डर तक, बदरपुर बॉर्डर तक, हर जगह किसानों को रोका गया था। लेकिन सत्ता क्या किसानों को झुका पाई थी? और जब किसानों को झुका नहीं पाई तो फिर नौजवानों को यह सत्ता कैसे झुका लेगी? लेकिन याद रखिए, यह आंदोलन सिर्फ किसानों और नौजवानों का ही नहीं है। आने वाले वक्त में कई सारे दूसरे सेक्शन भी इसमें जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अभी बंगाल से खबर आ रही थी, अखबारों में वो खबर भी छपी है, जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए उनमें से कईयों के सामने अब राशन कार्ड का संकट भी आ रहा है। उनका राशन कार्ड बनेगा या नहीं, उन्हें राशन मिलेगा या नहीं,
ये तमाम तरह की व्यवस्था मौजूदा दौर के अमृतकाल में होती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसे अमृतकाल में जिसे 12 साल पहले अच्छे दिनों का सपना दिखाकर आपके सामने बेचा गया था, लेकिन उस अच्छे दिनों के सपने के भीतर यदि आप देखें तो तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों के राइट ऑफ हुए, उसमें आम आदमी का हिस्सा, जेएनजी का हिस्सा कितना था, उसमें किसानों का हिस्सा कितना था, उस 25 लाख करोड़ में कितने प्रतिशत का हिस्सा नौजवानों और किसानों का था, आम आदमी और गरीब आदमी का था। ये सरकार यदि बताने का कष्ट करे तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि आखिर चंद पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के लिए जो सिस्टम बनाया गया है और उस सिस्टम को अमृतकाल और चुनावी हिंदुत्व के दायरे में आपके सामने थाली में परोस कर सजा कर जो रखा जा रहा है, उस थाली से बाहर निकलने के लिए अब जनता मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस मशक्कत के दायरे में नौजवानों का कौन सा सेक्शन है? जरा इस देश के नौजवानों की स्थिति को देखें, खासकर 40 साल से 18 साल से लेकर 40 साल के बीच के नौजवानों की स्थिति देखें तो कई सारी बातें साफ हो जाती हैं। बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी चरम पर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इस सत्ता और सिस्टम उसके लिए काम का इंतजाम करने में विफल है। काम का इंतजाम करने में क्यों विफल है? इसलिए विफल है क्योंकि इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए विफल है क्योंकि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें वैकेंसी समय पर आ नहीं रही, और यदि आती भी है वैकेंसी, देर सवेर वैकेंसी आती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, उस प्रोफेशनल कोर्सेज की स्थिति को देखें तो ये इसी तरह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कभी पेपर लीक होता है मेडिकल के नीट एग्जाम में, कभी किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो कभी किसी पीसीएस परीक्षा में, तो कभी किसी और परीक्षा में। हर जगह पेपर लीक की खबरें आती रहती है। कभी प्रशांत किशोर छात्रों के बीच जाकर मिलते हैं, कभी राहुल गांधी छात्रों के बीच जाते हैं, और कभी अलग अलग पार्टियों के छात्र संगठनों के लोग छात्रों के साथ जाकर भागीदारी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन भागीदारी के बीच लोकतंत्र के भीतर जिस भागीदारी की बात होती है, उस भागीदारी में सत्ता और सिस्टम में आम आदमी की भूमिका क्या है, ये बड़ा सवाल है। और आम आदमी की भूमिका जब तक तय नहीं होगी सत्ता और सिस्टम के भीतर कि आखिर लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा ही, बेसिक कॉन्सेप्ट ही कहा जाता है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन है, उसमें जनता शब्द क्या आदेशपाल की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया गया है? क्या सत्ता अपने हिसाब से ही जनता को बनाना चाहती है, या जनता के हिसाब से सत्ता चलने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रही है? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि जनता के एक बड़े तबके ने खुद को जनता समझना छोड़ दिया। जनता की जगह नेताओं की भक्त मंडली बनने लगी। कोई मोदी भक्त हो गया, तो कोई राहुल भक्त हो गया, तो कोई अखिलेश भक्त हो गया, तो कोई तेजस्वी भक्त हो गया, कोई पवार भक्त हो गया, और कोई केजरीवाल भक्त भी हो गया। और इन भक्तों के दौर में और भक्ति के दौर में भक्तिकाल तो आया या नहीं आया, अमृतकाल जरूर आ गया। और इस अमृतकाल में आपकी स्थिति क्या हो गई, आम आदमी की स्थिति क्या हो गई, जरा इसे देखने की कोशिश करें तो भारत सरकार के खुद के आंकड़े कहते हैं कि इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन पर जिंदा है। ये कौन सा अमृतकाल है भाई, जहां सरकार 5 किलो राशन देकर आम आदमी का पेट भरने की स्थिति में रख पा रही है कि लोग किसी प्रकार गुजर बसर कर सके और कोई सिविल वॉर जैसी स्थिति देश के अंदर ना बने। ये हालात जब बनाया जा रहा है तो इस हालात के बीच क्या लोकतांत्रिक क्रांति की गुंजाइश को भी खत्म किया जा सकता है क्या? कदापि नहीं। लोकतांत्रिक क्रांति हमेशा लोकतांत्रिक दायरे से होती है, वही लोकतंत्र की खूबसूरती और वो होनी भी चाहिए। अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे की मानसिकता पर चाहे जितने लोग सवाल उठाएं, लेकिन इस बात को मानना होगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब चल रही थी उस दौर में आंदोलन को कुचलने की कोशिशें नहीं हुई, बकायदा 2 से 3 दिनों तक संसद में उसके ऊपर पूरी तरह से डेडिकेट करके अलग से बहस कराई गई। ज्वाइंट डिक्लेरेशन लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया। आज ज्वाइंट डिक्लेरेशन और स्पेशल सेशन या छात्रों के मुद्दे पर या किसानों के मुद्दे पर कोई सोच सकता है कि कोई स्पेशल सेशन आ जाएगा? तो स्पेशल सेशन आएगा तो सत्ता और सिस्टम के वोट बैंक की सियासत को साधने के लिए आएगा। लोकसभा में सीट बढ़ाने वाले विधेयक को झूठ की तरह परोसकर
महिला आरक्षण से जोड़कर जनता के बीच उसे बेचने की कोशिश की जाएगी। और जब जनता के बीच बेचने की कोशिश की जाएगी तो जरा वो दौर भी याद कर लीजिए, इसी सरकार का दौर मोदीत्व का दौर ही है, वो नरेंद्र मोदी एरा का ही समय है। वही कालखंड है जिस कालखंड में आपको बताया गया 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाई जाएगी। भारत की जनसंख्या के करीब करीब बराबर या थोड़ी कम जनसंख्या चीन की है। 20 ट्रिलियन की इकॉनमी है। भारत की इकॉनमी तकरीबन 3.25 ट्रिलियन की इकॉनमी है। 5 ट्रिलियन का जो सपना दिखाया गया, बड़ा सवाल तो ये उठता है जो आम जनता को पूछना चाहिए कि इस 5 ट्रिलियन में सत्ता के 2 करीबी उद्योगपतियों का हिस्सा कहीं 3-4 ट्रिलियन का तो नहीं हो जाएगा। सवाल यह भी पूछना चाहिए कि क्या उस 5 ट्रिलियन में आम आदमी को सम्मान की जिंदगी जी सकने लायक रीजनल इंबैलेंस यानी क्षेत्रीय विषमता को खत्म करने के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम होगा, कोई मुकम्मल नीतियां होंगी। लेवल प्लेइंग फील्ड, हर परीक्षा में रोजगार के समान अवसरों पर उद्यमशीलता यानी इंटरप्रेन्योरशिप के समय के लिए वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिशें होंगी, या स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया के नारों की तरह इन पूरे मामले को एक तरह से खत्म मान लिया जाएगा। खुद जिस गुजरात मॉडल को आपके सामने बेचा गया, क्या हालत है वहां के मूंगफली और कपास किसानों की, क्या हालत है देश के दूसरे हिस्सों के किसानों की। इस सवाल के आसरे जब सियासत होगी तो चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे नौजवानों का आंदोलन हो, चाहे मुसलमानों का आंदोलन हो, चाहे वोटर लिस्ट से नाम कटने वाले लोगों का आंदोलन हो, चाहे जेनजी का आंदोलन हो, सरकार जब आंदोलनों से डरने लगे तो सत्ता के दिमाग में एक बात तो साफ तौर पर बैठी होती है कि सत्ता जरूर अपने कदम पीछे खींचती है, संघर्ष कभी अपना कदम पीछे नहीं खींचता। इस मानसिकता को लेकर जब नौजवान आगे बढ़ रहे हैं तो उसके बारे में मंडल और कमंडल की सियासत, छात्रों को बांटने की कोशिश, मैंने आज खुद देखा कि कई जगह ये बैनर लगे, ये बैनर नहीं सोशल मीडिया में दरअसल चलता हुआ दिखाई दिया कि इस आंदोलन में एक खास धर्म के लोगों की बड़ी भागीदारी है। सवाल यह है कि छात्रों के आंदोलन को, नौजवानों के आंदोलन के, उनके जायज मांगों को लेकर जब लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं दिल्ली में, तो किसी दूसरी जगह भी यदि इकट्ठा हो रहे हैं, सत्ता उनसे घबरा क्यों रही है? सत्ता को तो कभी भी उस समय घबराते हुए नहीं देखा गया, कभी भी घबराते हुए नहीं देखा गया जिस वक्त सत्ता के करीबी उद्योगपति के ऊपर अमेरिका में मामला चल रहा था। अभी भी वो मामला बंद नहीं हुआ है। सत्ता को तो उस वक्त घबराते नहीं देखा गया जब इस देश के ऊपर टैरिफ लादा जा रहा था। उल्टा टैरिफ लादने वाले देश के सामने झुकने की परिस्थितियां पैदा हो रही थी। और अब ये दौर भी आ गया है कि कोई राम मंदिर का चढ़ावा लेकर चंपत हो जा रहा है और वहां भी एफआईआर कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। कोई मंत्री अपने विभाग की सब्सिडी का बड़ा हिस्सा खुद ही डकार ले रहा है और फिर कब कैमरे के सामने आकर बहुत बेशर्मी से कहता हुआ नजर आता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, विभागीय सब्सिडी यदि अपने नाम पर उठा ली है तो। ये अमृतकाल यदि देश के सामने है तो पुराना काल ही इससे बेहतर प्रतीत होता है। सवाल यह है कि नौजवानों के आंदोलन का क्या होगा। सवाल यह है कि सोनम वांगचुक जो धरने पर बैठे हुए हैं, जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उसके बाद सरकार के पास इस आंदोलन को कुचलने की बजाय धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना या उससे कहीं आगे जाकर पेपर लीक की व्यवस्था को खत्म करते हुए, उस सिस्टम को, उस लूप होल को खत्म करते हुए कोई मुकम्मल एग्जाम भारत में परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सरकार लाएगी या नहीं, इस सवाल पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। इसके बाद नौजवान और आंदोलनकारी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो इस्तीफा मोदी का मांगा जाएगा। सवाल यह है कि मोदी का इस्तीफा तो मांग सकते हैं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग सकते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल जो इसके साथ जाकर जुड़ जाता है वो ये है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी अपने आप को 12 सालों में कभी प्रधानमंत्री की तरह पेश कर पाए? प्रधानमंत्री पद के साथ जो जिम्मेदारी और गरिमा होती है, क्या उसके साथ प्रधानमंत्री कभी खुद को सामने रखकर जनता के बीच आ पाए या जनता के मुद्दे पर समाधान की परिस्थितियों को वो देख पाए? याद कीजिए, मणिपुर पर जब पूरी दुनिया में भारत की इज्जत धूल में मिल रही थी, मिट्टी में मिल रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर का म बोलने के लिए तैयार नहीं थे। मजबूरन विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा
और अविश्वास प्रस्ताव जब भी सरकार के खिलाफ आता है तब देखा जाता है कि जिस वक्त उस प्रस्ताव का जवाब देना है उसके कुछ देर पहले प्रधानमंत्री की एंट्री होती है, वरना बहस 2 दिन चले, 3 दिन चले, 4 दिन चले, प्रधानमंत्री आमतौर पर नदारद दिखते हैं। संसद की अवहेलना, सिस्टम की अवहेलना, लोकतांत्रिक मान्यताओं की अवहेलना, जेनजी की अवहेलना, किसानों की अवहेलना, नौजवानों की अवहेलना और समाज के अलग अलग सेक्शन की अवहेलना, सिविल सोसाइटी की अवहेलना। यदि यही लोकतंत्र का अमृतकाल है तो इस अमृतकाल के खिलाफ यदि लोकतांत्रिक तरीके से जनता खड़ी हो रही है तब सोनम वांगचुक सिर्फ एक आवाज हो सकते हैं। उस आवाज को दबाने की कोशिशें कहीं ना कहीं सत्ता पर भारी पड़ सकती है। क्या वाकई ये नौजवान नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेकर रहेंगे? थोड़ी दूर की कौड़ी तो जरूर दिखाई देती है, लेकिन जिस वाक्य के साथ मैंने शुरुआत की थी कि सरकार कब गिरेगी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो चला है कि सरकार अब कितना गिरेगी। देखते हैं गिरने के लिए और भी नीचे कोई गड्ढा या कोई खाली जमीन बाकी बची है जिसमें गिरा जा सकता हो और सरकार वहां गिर सकती हो, उसका भी हमें इंतजार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।